मैं पूजिमा सहारण शर्मा वो आए और सत्र स्वागत है पार्थ। ठीक है, तो जैसे कि हम हर बार कुंडलिनी से शुरू करते हैं, तो सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं कुंडलिनी के लिए। और शरीर को ढीला रखें। हम पद को शुरू करें अपने पैर के अंगूठे से। आंखें बंद करके आंखों को पैर के अंगूठों पर ले जाना है, ब्रेन को पैर के अंगूठों पर ले जाना है। पैर के अंगूठे से आए सभी उंगलियों पर अपने पैरों की पूरे पंजों पर आए। पूरे पंजों में कंपन को महसूस करें। जो भी एनर्जी किसी कारण की वजह से वहां रुक गई हो, फंस गई हो, रिलीज करें। पेटियों पर आए अपने पैरों की। ढीला रखें शरीर को। पिंडलियों से आगे वाले हिस्से पर आए पैरों के। विराज अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे विराज, और जितने भी ओजीमा साधक हैं सभी अपनी वीडियो को ऑन रखें। कंपन को महसूस करें शरीर में। ध्यान रखें सभी लोग, विचारों में नहीं खोना है। अपने शरीर को अंदर से देखें। जिस जिस हिस्से को आपको कमांड की जा रही है उस हिस्से पे जाएं, उसको कपकपाएं, ढीला छोड़ें, पकड़ पकड़ छोड़ें, अपनी उस पर्टिकुलर हिस्से से पकड़ छोड़ें। हम लोग सिर्फ शरीर नहीं हैं, शरीर से कुछ ज्यादा है। तो शरीर को पूरा महसूस करें, एक एक मसल को, एक एक हिस्से को, और उसको ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें। घुटनों पर आए अपने। तो बस अब अंदर से आप घुटनों पर ही आ जाएं। घुटनों को पूरा महसूस करें, सारी चेतना अपने घुटनों में ले जाएं और घुटनों को ढीला छोड़ें। घुटनों में जो पकड़ है, जो एनर्जी वहां फंसी हुई है, उसको ढीला छोड़ें। कपकपाएं कपकपाएं। एनर्जी रोज इकट्ठी कर लेते हैं हम लोग, रोज। जैसे रात को बर्तन धो के सोते हैं ना, सुबह उस पर धूल मिट्टी जम जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में रोज हम लोगों को इसकी सफाई करनी होती है। रोजाना ढीला करें, ढीला करें, विचारों में नहीं खोएं। कपकपाएं कपकपाएं, मस्ती के साथ। ध्यान रखें मस्ती हो। घुटनों से ऊपर अपनी थाइस पर आए।
थाइस को कंप्लीट कर रहे हैं आगे पीछे से। थाइस को ढीला रखें और ध्यान रखें मस्ती, कोई गंभीरता नहीं लाएं। मस्त हूं अपनी थाइस के साथ, महसूस करो थाइस को, मस्ती के साथ उसके साथ खेलो, उसको ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सारी पकड़ छोड़ दो थाइस पे से। जो भी हमने समझा कि हम शरीर हैं उसको ढीला करें, ढीला करें, मस्ती के साथ एक स्माइलिंग आपके भीतर रहे। पूरे पैरों में कंपन को महसूस करेंगे, पैर के अंगूठे से ऊपर थाइस तक कपकपाएं। कपकपाएं, कपकपाएं मस्ती के साथ, मस्ती के साथ। ध्यान रखें मस्ती नहीं खोए। मस्त हूं अपने साथ ही मस्त हूं। पीछे अपने पेरिनियम और एनस पर आए, कपकपाएं। हाँ, इसको कोई भी सीरियस काम नहीं बनाए। सब लोग मस्ती के साथ अपने शरीर के साथ खेलें, कपकपाएं इसको, कपकपाएं, कपकपाएं। जैसे पेरिनियम पे आ जाएं, आपके एनस और यूरिनरी पार्ट के बीच का हिस्सा पेरिनियम, उसको कपकपाएं। देखो आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है आपके शरीर में। अपने मूलाधार चक्र पर आए, रीढ़ की हड्डी का आखिरी कोना, इसको कॉक्सिस भी बोलते हैं। कपकपाएं, कपकपाएं, कंपन करें। देखिए अगर विचार होंगे तो आप अपने भीतर उन केंद्रों को नहीं छू पाएंगे। अगर आप उन केंद्रों पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वहां विचार नहीं होंगे। कपकपाएं, कपकपाएं मस्ती के साथ, मस्ती के साथ। अपने ध्यान को ले जाएं उन केंद्रों पर। आंखों से देखो, अंदर अंदर जाओ और आंखों से देखो अपने उन केंद्रों को। अपने यूरिन के वर्कर्स पर आए आगे की तरफ। मेल्स अपने पेनिस को, टेस्टिकल्स को ढीला छोड़ो, कपकपाओ। फीमेल्स हैं वेजाइना को ढीला करें, ढीला करें मस्ती के साथ, स्वीकार भाव के साथ। ढीला करें, ढीला करें, ढीला छोड़ें शरीर, ढीला छोड़ें। ध्यान रखना है आंखें नहीं खोलनी है। आयशा बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है। ये जो आंखों से जो आपकी शक्ति बाहर बहती है, यही शक्ति आपको अंदर ले जाएगी। इस शक्ति को बचाओ आप। ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पर आए, कपकपाएं, कपकपाएं। थॉट्स में नहीं खो जाना है, याद रखें थॉट्स में नहीं खोना है। ऊपर स्वादिष्ठान पर आए, ब्लेडर वाला हिस्सा, यूट्रस वाला भाग, सारा ध्यान ले जाएं वहीं पर। कपकपाएं, कपकपाएं। अपनी नाभि पर आए, विचार आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे, कहीं से कहीं। और थोड़ी सी भी मन की मत सुने, थोड़ी आंखें खोल ली, थोड़ा रुक गए, नहीं, निरंतर निरंतर उसको करते जाएं। धीरे धीरे ऊर्जा उठने लगेगी और फिर वो स्वतः ही आपको ले जाएगी अंदर, खुद ब खुद। एनर्जी एक वर्तुल की तरह काम करती है, जैसे उठने लगती है बस उसे फिर उठने देना होता है, उसका सहयोग करना होता है। नाभि के जस्ट पीछे किडनी, किडनीज को कपकपाएं। पलक आप भी अपनी वीडियो को ऑन करें, संजीव आप भी, अंजू आप भी, मुस्कान आप भी अपनी वीडियो को ऑन रखें।
कब कपाएं, कब कपाएं, मस्ती के साथ, मस्ती के साथ, मस्ती के साथ। जो ऊर्जा यहाँ उठेगी उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे आगे और क्रियाओं में उतरेंगे। तो अपनी पूरी शक्ति लगाएं यहाँ पर। आगे की तरफ राइट साइड अपने दिल के नीचे लीवर, सारा ध्यान ले जाएं, कब कपाएं लीवर को। आप जितना अपने अंदर जाएंगे, अपने ऑर्गन्स को महसूस करेंगे, उतनी ही गहराई बढ़ती जाएगी आपकी, उतनी ही ज्यादा विचार कम होते जाएंगे। बस जुड़ना है, खुद से जुड़ना है। मस्ती 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 को नहीं भूलो, मस्ती को नहीं भूलो, मस्त हो। लेफ्ट साइड अपने पैनक्रियास पर आए। स्टमक के ठीक थोड़ा पीछे हमारा पेनक्रियाज होता है, उसको कप कपाओ, कप कपाओ, और अंदर अपने शरीर के अंदर जाओ आंखों से और देखो उन ऑर्गन्स को। कोशिश करो अंदर जाने की। सभी लोगों की क्षमताएं हैं, लेकिन हमने कभी इन क्षमताओं के बारे में कोई प्रयास नहीं किया। कोशिश करें, कोशिश करें अंदर जाने की। पैनक्रियास के नीचे स्प्लीन, स्प्लीन होता है आपका नेवल के थोड़ा साइड में। स्प्लीन को वाइब्रेट करें, वाइब्रेट करें, कब कपाएं। आपका वहां ध्यान पहुंचना ही उस ऑर्गन को ऊर्जा देना है, उसको सक्रिय कर देना है। केवल आपका उसका आपके मन में उसका ख्याल आना बस उसको बहुत ऊर्जा से और बहुत सक्रिय कर देता है। अपने मणिपुर चक्र पर आए। रिब केज के बीचों बीच का स्थान मणिपुर सभी लोअर इमोशंस का केंद्र होता है, संकल्प का भी केंद्र होता है। कब कपाएं, कब कपाएं, सभी नकारात्मक भावनाएं, विचार बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें। जैसे ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, सब बाहर फेंक दो। अपने लंग्स पर आए। लंग्स को महसूस करो। लंग्स में आपकी सैडनेस रहती है, जो उदासी होती है उससे हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं। सारी उदासी बाहर फेंक दें, सारी की सारी। और मस्त हो, मस्त हो अपने साथ, अपने साथ मस्त हो। सारी सैडनेस को बाहर झंझना, जैसे हम लोग टी शर्ट झाड़ देते हैं ना, ऐसे ही झाड़ दो अपने फेफड़ों को। और सारी डिसीज्ड एनर्जी बाहर। अपने हार्ट चक्र पर आए हैं, कंपित करें। दोनों निप्पल्स के बीच आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। कब कपाएं, कब कपाएं। ये आशाओं से दूषित होता है। जब भी हमें अपेक्षाएं हो जाती हैं, वो टूटती हैं, तो अफेक्टेड होता है। इसको ढीला करें, ढीला करें, मस्ती के साथ, मस्ती के साथ। देखिए जब मस्ती जुड़ जाएगी तो थोड़ी ऊर्जा और बढ़ जाएगी आपकी। हार्ट ऑर्गन पर आए। अपने फिजिकल हार्ट को वाइब्रेट करें। निरंतर निरंतर काम करता है, पंप करता रहता है निरंतर, जन्म से लेकर मृत्यु तक। खून को पहुंचाता है शरीर के एक एक भाग तक, एक एक भाग तक निरंतर पंप कर रहा है। थोड़ा उसका ख्याल करें, उसे कब कपाएं, कपाएं, झंझनाएं। कंधों पर आए अपने ऊपर। सारे भार को नीचे उतार दो, जो भी आपने अपने कंधों पे भार लिया हुआ है, जिस किसी का भी लिया हुआ है। अभी कुछ समय के लिए अपना सारा वजन उतार दें, ढीला कर दो अपने कंधों को, बिल्कुल हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के। ये कंधों में हम लोग सारा वजन उठाए चलते हैं। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और हल्के हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हल्के। कंधों से पूरे हाथों को कब कपाएं, पूरे हाथों में ऊर्जा लेकर जाएं। हाथों को ढीला छोड़ो, विचारों में नहीं खोना है, सभी ध्यान रखें।
विचारों में नहीं खोना है। यात्रा अकेले की है, अपने होने की है, बस केवल अपना ख्याल करें। अपने गले पर आए, विशुद्ध चक्र पर आए। पूरा महसूस करें, अब सारी चेतना अपने गले में ले जाएं। सारा ध्यान, आप उसे ध्यान कहें, चेतना कहें, कुछ भी कहें, आप उसे अंदर अपने गले में ले जाओ। अब आप अपने गले को महसूस करो, कब कपाओ उसको। यह आपको आगे बहुत सही सहयोगी होगा। अपने अपने केंद्रों में जाने में जो आप ताकत लगा रहे हैं, जो केंद्रों को खोल रहे हैं आप, ये बहुत सहयोगी होगा आपको आगे चलकर। पूरा महसूस करो गले को, अपने थ्रोट चक्र को। पीछे अपनी गर्दन पर आए और पूरी रीढ़ को महसूस करें, कंपित करें पूरी रीढ़ और अपनी गर्दन को। हल्का रखें शरीर। कोई टाइटनेस आपके शरीर में ना हो। बिल्कुल ढीला रखें शरीर, और उसके बावजूद उसको कपकपाएं, 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 मस्ती के साथ कपकपाएं। ऊर्जा तो है, लेकिन उसे उठाना होता है। उसे बाहरी ऊर्जा से उठाना होता है। वो बैठे हुई है, उसको उठाएं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपने गालों पर, होठों पर, अपने कानों पर। ढीला करो, ढीला करो। अपने जबड़ों को ढीला करो, गाल ढीले करो। बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमारे जबड़ों में रहते हैं, गालों में रहते हैं, माथे पे आते हैं। तो ढीला करो, अपने पूरे चेहरे को ढीला करो। पता नहीं रहता, लेकिन वो इमोशंस हमारा कोई ना कोई शरीर का हिस्सा ले चलता है, खिंचाव के तौर पे। वो हिस्सा खिंचा रहता है, हमें पता नहीं रहता। तो हम लोग बड़ा सोया सोया जीवन जीते हैं। तो ढीला करो, पूरे चेहरे को ढीला करो। पूरे तो फेस को कंप्लीट करें, अपने पूरे मुंह को, नाक, आंख, माथा। थोड़ा और यहीं से मुस्कुराओ। दोनों आंखों के बीच में अपने त्रिनेत्र आज्ञा चक्र। मस्ती के साथ कपकपाओ। आज्ञा चक्र मास्टर चक्र होता है, जो सभी चक्रों पर कमांड रखता है। इसको ढीला करो, कपकपाओ इसको, कपकपाओ। थोड़ा सा ऊपर बैठे, अपने ब्रेन में एक एक सेल्स को कंप्लीट करें, ऊर्जा को पहुंचाएं। शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज, खिंचाव, उसका सीधा संबंध आपके ब्रेन से होता है। चीजें जुड़ी हुई हैं, ब्रेन को ढीला करो। आप देखोगे वो सभी चीजें आपके शरीर में जो जितने भी तनाव है वो ढीले होने लगे। तो चीजें आपस में जुड़ी हैं। बिल्कुल ब्रेन को ढीला कर दें। जो विचार चल रहे हैं, चलते हैं, उन्हें भी झंझनाएं और बाहर फेंक दें। जैसे धूल मिट्टी झाड़ देते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ दें अपने ब्रेन को। खाली कर दें, खाली कर दें, हल्का कर दें वापस। आए अपने सहस्त्रार चक्र पे, क्राउन चक्र। सहस्त्रार संबंध बनाता है ऊपर की ऊर्जा से। इसको भी ढीला करो, कपकपाओ। जो डिसीड एनर्जी यहाँ फंसी है, उसको रिलीज करो। और पूरे शरीर को कंपित करें, अपने पैर के अंगूठे से लेके ऊपर सिर तक। मस्ती के साथ, मस्ती के साथ, मस्ती के साथ, और ऊर्जा के भी साथ।
संकल्प की ऊर्जा जोड़ के रखें और मस्ती भी जोड़ के रखें। कब कपाएं, कब कपाएं, कब कपाएं, कब कपाएं। आपके विचार आपको भारी बनाते हैं। Stop. रुक जाएं, रुक जाएं, पत्थर की तरह रुक जाएं। स्टॉप हो जाएं सभी लोग, सभी लोग रुक जाएं। बिल्कुल भी हरकत नहीं करें। पसीना आता हो, मच्छर काटता हो, लेकिन अब नहीं हिलना है। रियासत हिलना नहीं है। ये 15 मिनट के प्रयोग में हमने ऊर्जा को उठाया। अब ऊर्जा का सहयोग करें ताकि वो ऊर्जा अपना काम कर सके। ये बड़ी हल्की सूक्ष्म ऊर्जा होती है। आपकी जरा सी उंगली हिलने से भी ये ऊर्जा बैठ जाती है। अब पूरा सहयोग। अब दूसरा दूसरा प्रयोग संकल्प का, मैं नहीं हिलूंगा। आप देखेंगे 1 मिनट बाद मन भी विलीन हो जाएगा, वो भी आपका साथ देने लगेगा। उसको अपने साथ ले लेना है। नहीं, कोई हरकत नहीं, ना गर्दन हिले। गर्दन नीचे तो नीचे ही रहे। और महसूस करें ऊर्जा को, ऊर्जा स्पंदनों को जो शरीर के चारों तरफ हो रहे हैं। जैसे फिजिकल बॉडी है, ऐसी एक बॉडी और स्पंदित आपके चारों तरफ है, कब कप आ रही है। उसने चारों तरफ से इस बॉडी को घेर लिया है। उसे महसूस करें। यही आपका प्राण शरीर है। यहीं से हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, अर्थ एलिमेंट एक्सरसाइजेस। और थोड़ा आज हमें समय का ध्यान रखना है, इसलिए हम कोई नई एक्सरसाइज ऐड नहीं कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट में। जो हमने पिछली बार तक करी थी उन्हें बस एक एक बार करेंगे। तो दोनों हाथों को मिलाएं, पृथ्वी के साथ संबंध बनाएं, अपने पैरों को पृथ्वी में नीचे तक महसूस करें। शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और नीचे लाने के साथ साथ अपने अंदर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को फील करें। यहीं से लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, और पृथ्वी के साथ संबंध बनाएं। पृथ्वी को महसूस करें, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा, पृथ्वी में बह रही वाइब्रेशंस। आपके शरीर के साथ पृथ्वी का तालमेल बने। धीरे से हाथों को चेंज करेंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और ऊपर देवताओं के साथ संबंध बनाएं। एनर्जी को फील करते रहे, विचारों में ना खोएं। फिर दोनों हाथों को एक बार फिर ऊपर लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, राइट हैंड नीचे की तरफ, और दोनों तरफ की ऊर्जाओं को महसूस करें। चेन, यहीं से हम अगली क्रिया की तरफ उठेंगे, चलेंगे। शुरू करेंगे। जिनको कंफ्यूजन है वो पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरी एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेकर जाना है। महसूस करना अपने पेट में भी कुछ इधर से उधर जाता हुआ। सभी लोग ध्यान रखें, बस विचार ही बाधा हैं जो हम लोग बीच बीच में विचार करने लगते हैं, कहीं चले जाते हैं। बस बहें, एनर्जी के साथ बहें, करें बस चीजों को।
बिना कुछ विचार किए अरे यार ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कुछ भी। अब बस करें वही उसके साथ। धीरे धीरे चीजें घटने लगती हैं, महसूस होने लगती है ऊर्जा। एक एक बार होने के बाद हम तीसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथ नीचे और हथेलियों को घुमाते हुए पहले लेफ्ट साइड जाएं। भाव करें कुछ एनर्जी चैनल्स जो हमारे खुलते हैं वहाँ पे। एक बार अपोजिट साइड। बच्चों वीडियो भी खोल के रखें ताकि पता लग सके कोई गलत तो नहीं कर रहा है। यहीं से फिर एक बार दोनों हाथों को मिलाएं। और अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारी क्लेंजिंग बेसिक चक्र थ्रू वाइटल फोर्स। तो पृथ्वी से प्रार्थना करें कि जो भी हम एनर्जी उसमें दें उसे एब्जॉर्ब करें। और इसे भी हम एक एक बार ही करेंगे। एनर्जी को फील करें हाथों में। शुरू कर सकते हैं सभी। और अपने बेसिक चक्र से अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, इस तरह के निगेटिव भाव को बाहर करना है और उसमें स्टेबिलिटी, ट्रस्ट को फील करना है। एक बार राइट हैंड से, एक बार लेफ्ट हैंड से। इसी के बाद हम पंच से शुरू करेंगे। श्वास को भरें। एक एक बार होने के बाद दोनों हाथों को मिलाएंगे, धन्यवाद देंगे। अगली क्रिया मेक एनर्जी सर्कल बिटवीन मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। इसे भी हम आज 3 बार करेंगे केवल। तो सभी पोजीशन ले लें। मेरे अपने सामने अगर कोई पेड़ नहीं है तो देवी का, पार्वती का की कल्पना करें। फीमेल्स अपने सामने शिव की या किसी देवता की कल्पना करें और शुरू करेंगे। बच्चों वीडियो खोल के रखें अपनी ताकि देख पाए आप गलत तो नहीं कर रहे ना। डीप डीप टेक्निक्स है एनर्जी की। और क्योंकि एक दूसरी डायमेंशन है ये, फिजिकल बॉडी से हम लोग जुड़े रहते हैं, एनर्जी बॉडी के विषय में तो कम लोग ही जान पाते हैं जो इस यात्रा पे चाहते हैं। तो वीडियो खोलेंगे तो पता लग पाएगा। विराज गौरी भी एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। विराज गौरी 3 बार होने के बाद दोनों हाथों को मिलाना है और धन्यवाद देना है। अपने सामने पेड़ में अपने देवता का या देवी का। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अपने गजासन के साधना के लिए। तो इसे आज हम जैसे समय का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसे हम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। बस एक पोस्चर में जाएंगे और उसको महसूस करेंगे उसी जगह पर अपने आप को एक हाथी की तरह। तो सभी डाउन जाएं और हाथी हो जाएं।
अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस करें, विशाल महसूस करें, शक्तिशाली महसूस करें, एक हाथी की तरह। बिल्कुल स्थिर हो जाएं, बिल्कुल स्थिर, पत्थर की मूर्ति की तरह। विजेंदर वीडियो खोलो अपनी। विजेंदर आप वीडियो को ऑन करो ताकि पता लगे कि बच्चे सही भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होगा ना, शरीर का श्रम हो जाएगा, एनर्जी बॉडी में कोई काम नहीं हो पाएगा। ये मस्तिष्क से समझने वाली चीजें नहीं है, इनको प्रैक्टिकल आपको उतरना होगा बच्चों। धीरे से वापस आए। और यहाँ तो बस आपको एक टेक्निक के रूप में कराया जाता है, आप इसकी टाइमिंग घर पे बढ़ाएं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट तक लेके जाएं, फिर जितने समय तक आप इसको होल्ड कर सकें, तभी आप उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे अपने अंदर, एक बिल्कुल हाथी जैसी शक्ति। तो अब हम यहाँ अगली क्रिया की तरफ बढ़ेंगे, एम्ब्रेसिंग फ्री। इसे भी आज हम करेंगे। और अंजू वीडियो खोले अपनी। अंजू रीढ़ को सीधा, बैकवर्ड पे फोल्ड और भाव करना है, और चेस्ट अंदर की तरफ, जैसे पेड़ को हमने गले लगाया है। संजू वीडियो खोले अपनी। जी सर। हाँ बेटा, पता लगे ना आप टेक्निक कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कोई चैनल्स खोलने होते हैं एनर्जी बॉडी के, आप कैसे भी खड़े रहेंगे आप, फिर तो शारीरिक श्रम हो जाएगा बच्चों। तो मेहनत तो हो जाएगी, चैनल का अंदर का केंद्र कोई नहीं खुलेगा उसमें, ताकि बता सके आपकी पोजीशन गलत है सही है। नियति वंश वीडियो खोले बच्चों। धीरे से वापस आए। यहीं से हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। पहला आसन हस्तासन। सभी आसन को एक एक बार करेंगे, अच्छे से करेंगे, दोनों हाथों को मिलाएं, करेंगे 1, पीछे जाएं और यहाँ पर भी अपने एनएस को ऊपर की तरफ खींचे, ऊर्जा को ऊपर चढ़ाएं, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे और नीचे जाते हुए एनएस को अपने ऊपर की तरफ खींचे, ऊर्जा को ऊपर चढ़ाएं, 3, श्वास भरते ऊपर, 4, फिर से वापस, धीरे से नीचे बैठ जाएं। अगले आसन के लिए पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को मिलाएं, करेंगे 1, विजेंदर बेटा, विजेंदर आपकी वीडियो नहीं खुली हुई है। 2, नीचे जाएं। तो जैसे कि आपको बताया गया है, अपनी कमर को आपको ज्यादा से मोड़ना है, इसलिए अपने वर्टिब्रास के चैनल्स को खोलना है,
और एनएस को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने अपान प्राण को प्राण प्राण से मिलाने की कोशिश करनी है। थ्री, 4। अगला आसन शशांकासन। पैरों को मोड़कर बैठ जाएं। घुटने एड़ी पंजे मिला के रखने हैं। अपने सर को घुटनों पे लगाना है। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़कर जितना बॉडी को आगे लेके जा सके। और ध्यान वही कि अपने हमें एनएस से ऊर्जा को ऊपर खींचना है। एनएस को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि एनर्जी और ऊपर की तरफ चढ़े। शुरू करेंगे। रिलैक्स। अगला आसन विभक्त पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को खोलें। दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश और नीचे जाएं। रिलैक्स। धीरे से वापस। आज हमारा जो नया आसन ऐड हुआ है उसका नाम है सिद्धासन। और जो भी मूलाधार चक्र की साधनाएं कर रहे हैं उनके लिए सिद्धासन सबसे जरूरी होता है। मतलब स्टार्ट एक तरीके से बेस है हमारे ना। तो इसको सीख लेंगे कैसे करना है। मेल्स अपने लेफ्ट लेग और फीमेल्स अपने राइट लेग को। तो जो राइट लेग फीमेल्स अपने राइट लेग की एड़ी, मेल्स अपने लेफ्ट लेग की एड़ी अपने पेरिनियम पे लगाएंगे। पेरिनियम होता है हमारे एनस और हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के बीच का हिस्सा। मेल्स के एनस और टेस्टिकल्स के बीच का जो स्पेस हुआ और फीमेल्स में एनस और वजाइना के बीच का जो स्पेस हुआ। तो ये एड़ी हमारी नीचे पेरिनियम पे लग जाए। जो दूसरे पैर है हमारा वो उठ के हमारे ये हाइपोगैस्ट्रिक एरिया होता है ये वाला हमारा, इस पर लगानी है। तो सभी कोशिश करें लगाने की। और आंखें बंद करके महसूस करेंगे जो एड़ी आपकी पेरिनियम पे लग रही है वहां से। और वीडियो सभी ऑन रखे ताकि चेक कर सकें कि किसी का गलत तो नहीं लग रहा है। मेल्स अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे, फीमेल्स अपने राइट लेग को नीचे रखेंगे। धीरे से रिलैक्स हो जाएं। और जिनका कंफर्टेबली लग रहा है ये आसन या जो इसको लगा सकते हैं वो अभी प्राणायाम होंगे तो प्राणायाम भी इसी आसन को लगाकर कर सकते हैं। तो हम अपने पहले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। वज्रोली क्रिया। आंखों को बंद रखेंगे और अपने एनस को 9 टाइम्स क्लॉकवाइज और 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। भाव करें।
जिनका 9 टाइम्स क्लॉकवाइज 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, वो बस देखें अपने आप को, आंखें बंद ही रखेंगे सभी और बस देखें, शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। विचारों में बिल्कुल ना जाएं। अगला प्राणायाम हम यहाँ से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जब पूरा लेफ्ट बोला जाएगा तो भस्त्रिका करते पूरा लेफ्ट जाना है, राइट पे राइट जाना है, अप पे पूरा ऊपर, डाउन पे नीचे, और उसके बाद जब बोला जाएगा स्टॉप तो पूरे ही प्राण को खींचना है जितना खींच सकते हैं, और फिर आंखों के सामने व्हाइट लाइट या सिल्वर लाइट को फील करना है। शुरू करेंगे। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, स्टॉप। पूरा प्राण को खींचें, रिलैक्स। फिर एक और बार, लेफ्ट, प्राण को अंदर तक लेकर जाएं, वैगस नर्व में को फील करें, वैगस नर्व में प्राण को महसूस करें। राइट, अप, प्राण को अपने ब्रेन तक लेकर जाएं, एक एक्सरसाइज में भरें। डाउन, स्टॉप। प्राण को खींचे फिर से, और आंखों के सामने एक सिल्वर लाइट को महसूस करें, देखने की कोशिश करें। रिलैक्स। एक आखिरी बार, लेफ्ट, इसका ध्यान रखना है केवल श्वास का अंदर और बाहर जाना ही ना हो, आपको पूरे प्राण को वेगस नर्व तक पहुंचाना है, उसमें महसूस करना है। राइट,
down. स्टॉप, खींचे प्राण को, रिलैक्स, श्वास को शांत करें। अगला प्राणायाम यहाँ से पुल योर सेक्स एनर्जी अपवर्ड, खूब की ध्वनि के साथ ऊपर खींचना है, एक मूल पर लगाते हुए अपनी सारी एनर्जी को। अभी तक तो हम एनस से ऊपर खींचते थे, अभी हमें मेल्स अपने प्रोस्टेट में और फीमेल्स अपने यूट्रस तक एनर्जी को खींचेंगे, उसे ना फील करेंगे कि एनर्जी यहाँ ऊपर आ रही है। और 9 टाइम्स होने के बाद अपने एक एक चक्र में प्राण को भरते हुए लेकर जाना है ऊपर तक, और आंखों के सामने सिल्वर लाइट। और ये जो हाथों का एक्शन है, बताना है कि आपको एक चक्र से दूसरे चक्र में ऐसे ऊपर खींचना है ऊर्जा को। तो जो बच्चे हाथों को भी यूज करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने प्राण को भरना है। तो शुरू करेंगे इसे। फू 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 फू। और अब एक एक चक्र में अपने प्राण को भरते हुए लेकर जाएं ऊपर तक। और रोकें, आंखों के सामने एक सिल्वर लाइट को महसूस करें। अपने एनस को भी ऊपर तक खींच के रखें। रिलैक्स। फिर एक और बार। हु 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 हु। फिर प्राण को भरें, पहले मूलाधार तक, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र तक लेकर आए प्राण को। नीचे से एनर्जी को फील करें ऊपर तक आता हुआ। रिलैक्स। एक आखिरी बात करेंगे। हु 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 हु। फिर खींचे प्राण। अपने सातों चक्रों तक। और फिर पूरे प्राण को छोड़ें। फिर कुछ बचाओ तो फिर छोड़ें, फिर बचाओ तो बाहर निकालें। शांत करें श्वास को। विचारों में बिल्कुल ना जाएं, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, ऊर्जा के प्रति जागरूक रहें। अपनी आती जाती श्वास को देखें शरीर में। और यहीं से हम अगला प्राणायाम करेंगे अपना, टेकिंग ब्रेथ टू द बेसिक चक्र। श्वास को लेकर जाना है अपने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से पूरा अपने मूलाधार चक्र तक।
और फिर मूलाधार चक्र पर जब श्वास हमारा पहुंचे, प्राण हमारे पहुंचे, तो वहां से हल्का सा मूलपन लगाएंगे और एनर्जी को ऊपर की तरफ भेजेंगे अपने सहस्त्रार चक्र पर। समय का ध्यान रखते हुए इसे आज हम सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे। और महसूस करें अपने श्वास को, अपने प्राण को ऊपर से जाता हुआ, रीढ़ से नीचे धीरे धीरे उतरता हुआ अपने मूलाधार चक्र तक। वहां से हल्का सा मूलपन लगा के एनर्जी को ऊपर की तरफ फेंकते हुए उसको फिर वापस से ऊपर चढ़ता हुआ देखिए अपने सहस्त्रार चक्र तक। शरीर में कोई तनाव ना रखें, अगर आप तनाव रखेंगे तो सही से महसूस नहीं कर पाएंगे। 100% होना है, लेकिन तनाव ना हो शरीर में कोई भी। और जिनका 3 बार हो जाए वो आंखें बंद करके बैठे। और धीरे से दोनों हाथों को मिलाएंगे। धन्यवाद देंगे परमात्मा का अपनी आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देंगे परमात्मा का पूरे अस्तित्व का। धन्यवाद देंगे इस 1 घंटे का जिसमें हम अपने शरीर के लिए कुछ कर पाए, ऊर्जाओं के साथ जुड़ पाए, एनर्जी को फील कर पाए। धन्यवाद देंगे उन सभी एनर्जीज का जो इस समय और हर समय हमारे आसपास रहती हैं, हमें कई मुसीबतों से बचाती हैं। धन्यवाद देंगे अपने शरीर का। हमारे पूरे दिन भर का रूटीन कई बार गड़बड़ा जाता है, हमारा शरीर हमारे साथ पूरा एडजस्ट करता है, पूरा कोऑपरेट करता है, कभी कंप्लेंट नहीं करता। प्रेम भाव से धन्यवाद, उसको महसूस करते हुए धन्यवाद दें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आज का हमारा क्रियाओं का सेशन यहीं तक था और अब स्वामी सचिन जी आगे के सेशंस को संभालें। स्वामी रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ। जी मूलाधार की साधना के विभिन्न आयामों में हमें ले जाने के लिए उससे परिचित कराने। स्वामी जी आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? थोड़ी बड़ी है लेकिन कम है अभी भी। आवाज आ रही है? पार्थ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है स्वामी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ एक सुंदर से सत्र में ले जाने के लिए, और बहुत आभार पूरी ओजीमा टीम का, क्योंकि हमें महसूस होता है कि पूरी टीम आप के साथ होती है और सबका निर्देशन और मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो ये साप्ताहिक दिन हमारे लिए एक अलग ही आयाम लेके आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा परामर्श सत्र के लिए श्री उमेश रोहित जी को कि वो आए और सत्र का संचालन करें। उमेश जी, स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी प्रणाम। और सभी बच्चों को मेरा नमन। और आज तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत खुशी हो रही है और अभिभावक भी कोऑपरेट कर रहे हैं इन रहस्यमय सूत्रों पर को जाने बच्चे जो विदा हो गए हैं, इस भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं और यहाँ से विदा हो गए हैं। तो संभावना है पुनः एक बार जागरण हो और उन सूत्रों पे हम लोग चलें और पूरे दोबारा से भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आए बच्चों आपके माध्यम से। तो आज समय बड़ा कम है क्योंकि बच्चों सहारनपुर में एक ताइची का कैंप लगा हुआ है सीनियर बच्चों के लिए। तो वो उसकी टाइमिंग भी लगभग यही है 7 से, तो थोड़ा आज आगे बढ़ा है, 7:30 से शुरू किया है। तो हम लोग मुख्य 1-2 सब्जेक्ट पे बात करेंगे आज ओजीमा के जो कोर्स है। तो एक तो पुराना जो अभी पार्थ ने कराई है सारी क्रिया, उनके विषय में थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूँ। तो आज तो मैं केवल आपका जो आज आसन कराया है सिद्धासन, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आगे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। एक तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? यस सर, आ रही है। हाँ बेटा, एक तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम मूलाधार चक्र की साधना में की ओर बढ़ रहे हैं। मूलाधार चक्र जो हमें समस्त फिजिकल नीड्स के लिए एक ऊर्जा डेवलप करता है हमारे शरीर में, और जो वो अभी आपको लग रहा होगा कि क्या चीजें कराई जा रही हैं, पर दरअसल ये चक्राज ही आपके जीवन में सब कुछ घटा रहे हैं और अभी बहुत सीमित एनर्जी इनके अंदर काम कर रही है। तो आप बस जनरली एक जीवन यापन कर रहे हैं। जब इनकी एनर्जी में विस्फोट होता है और ये निकल के बाहर किसी तत्व से जुड़ती हैं तो ये चमत्कार करती हैं। तो अभी के लिए तो आपके लिए सब नई चीजें होंगी, ये सब क्योंकि दूसरी डायमेंशंस की चीजें हैं। वो शरीर जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उनके अंदर चक्राज होते हैं, पर एनर्जी तो पूरा इस संसार में फैलती है ना व्यक्ति की। तो जो भी मूलाधार चक्र की साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो सिद्धासन से ही मूलाधार चक्र की साधना शुरू होती है। आपने किसी भी संत को देखा होगा, बड़े संत अगर बैठे हैं तो आप देखेंगे वो सिद्धासन में ही बैठे हैं अधिकांश थे। तो सिद्धासन से ही यात्रा शुरू होगी, क्योंकि पहला चक्र है। और से जिस जगह पर अभी पार्थ ने बताया है, एनस और टेस्टिकल या एनस और वजाइना के बीच में जो स्थान है, वहां पे कुछ नाड़ी जा रही हैं मूलाधार से निकलकर, और वो नाड़ी पर एक प्रेशर लगता है जो सीधा सीधा हमारे ब्रेन से जुड़ा है। और ब्रेन में बच्चों एक ग्लैंड है आपकी पीनियल ग्लैंड, वही समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींचती है, जिसे आप परमात्मा कहते हैं। किसी भी रूप में परमात्मा को मान सकते हैं। परमात्मा का आपके जीवन में उतरना पीनियल ग्लैंड्स के ऊपर जितनी भी लेयर्स बन चुकी हैं उनको हटाना है। तो पीनियल ग्लैंड्स के ऊपर जैसे जैसे लेयर्स आपकी हटती हैं या वो एक्टिव होती है, तो जिसे भी आप परमात्मा रूप समझते हैं या ऐश्वर्य समझते हैं, ज्ञान समझते हैं, वो आपके अंदर प्रकट होना शुरू होता है, वो खींच लेती है। तो पीनियल ग्लैंड्स का सीधा संबंध आपके पेरिनियम से होता है। तो जहाँ पे जो पार्थ ने बताया कि एडी को लगाना है, तो वो एक प्रेशर दिया जाता है जिससे एनर्जी ऊपर की ओर आगे की तरफ चले, है ना। ये हर साधक को अभ्यास करना है कि आपका मूलाधार की यात्रा के लिए सिद्धासन सिद्ध होना चाहिए।
सिद्धासन को तो करना ही हो तो अभी से उसका अभ्यास करें, अलग फोन करके पूछ सकते हैं या आजकल टेक्नोलॉजी है, नेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। तो पहली है ये जो, और जितने आसन है वो केवल आपके एक्टिव कर रहे मूलाधार को, आपके मूलाधार से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन सिद्धासन अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। और कोशिश ये है पूरे दिन वो सिद्धासन में ही बैठे, कहीं पर घर पर भी बैठा है तो आपका बायां पैर आपके पेरिनियम से टच रहे, ये कोशिश करें और आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और उसके दौरान स्वतः ही आपकी रीढ़ सीधी हो जाएगी, यानी कि एनर्जी का ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। दूसरा पैर जो दूसरे पैर तो सो गया। अभी आवाजें आ रही हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखो किनका ये अनम्यूट हुआ है तो उसको ध्यान रखें, बातें ना करें। और जो दूसरे पैर की एडी है बच्चों, इसको हाइपोगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं। तो ये एडी जब यहाँ पे टच होती है तो वो जो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अब उसे ऊपर से और ऊपर की तरफ फ्लो देना होता है। दरअसल हम सोचेंगे एडी टच होना नहीं है, ये एक पोस्चर है। जैसे आपने हठ योग के विषय में जाना होगा, हठ योग का सारी साइंस पोस्चर की है कि एक ऐसे पोस्चर में अपने आप को स्थिर करना है जब आपका जो एनर्जी बॉडी की जो चैनल है वो चैनलाइज होने लगते हैं। हम लोग तो उसको आसन के रूप में करते हैं, पर वो आसन नहीं, वो एक स्थिति है। तो उस स्थिति को जाना है उन्होंने और उस पोस्चर में आके अंदर की एनर्जी ऊपर फ्लो करती है। तो ऐसे ही जो आपका ये दायां पैर का एडी हाइपोगैस्ट्रिक एरिया से टच होती है, वहां पे रख ही लेते हैं, आप रख ही लेंगे तो एक पोस्चर निर्मित होगा आपकी बॉडी का। तो जो वो नाड़ियों का जो फ्लो बना हुआ है एनर्जी को, वो स्वतः ही वो मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। और स्त्रियों के लिए इसको अपोजिट बताया है। स्त्रियां जो है और राइट लेग की जो एडी है वो पेरिनियम पे रखेंगे और लेफ्ट को ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक एरिया पे रखेंगे। पुरुष लेफ्ट को नीचे पेरिनियम पे रखेंगे और राइट को हाइपोगैस्ट्रिक एरिया पे रखेंगे। तो ये थोड़ा सा बताया है। फिर दूसरा, आज केवल हम एक विषय पे बात करेंगे ओजिमा कोर्स के, क्योंकि ओजिमा मूलाधार चक्र की साधना चल रही है इस वक्त। तो इसमें जैसे मैंने बताया था बच्चों की, यहाँ पर जो ओजिमा कोर्स है, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं जो हमारी जानकारी में हैं, जिन्होंने शिष्यों पे बहुत ज्यादा काम किया है, उन्होंने मूल कौन से सूत्रों पे काम किया है उनका अध्ययन करके ओजिमा में उसको उतारा गया है अनुभव के आधार पर। तो धीरे धीरे उन सूत्रों को यहाँ से जोड़ा गया है। निरुपम आवाज आ रही है? निरुपम मेरी, आप लेटे क्यों हैं निरुपम? तो पैर में कमर में है बेटा, कमर में दर्द हो रहा था सर। अच्छा, कोई नहीं, तकिया लगा कर बैठ जाओ, तकिया लगा बैठ जाओ। कोशिश रहे ना, रीढ़ सीधी रहती है तो हमारा टेंशन रहता है ना बेटा। और कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो लेट भी सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो लेट भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मन को नहीं गिराना है, मन को उतने बजे तक बैठे रहना है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो लेट भी सकते हैं आप, है ना। तो बच्चों बता रहे थे आपको, तो ये इसमें शिष्य के मार्ग की 8 कुंजियां ओजिमा में जोड़ी है। एक साधक जब यात्रा के लिए निकल रहा है तो पहली शर्त है उसके अंदर शिष्यत्व के गुण हैं कि नहीं है, क्योंकि इस जहां में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में केवल शिष्य के पास ही वो गुण है। शिष्यत्व ही वो चीज है जो ऊर्जा को खींचता है। अन्यथा आप कितना भी तप करेंगे, जो चीजें आपके पास आएंगी, अगर शिष्यत्व के गुण आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि चीजें आपके ऊपर नहीं उतरेंगी। तप से भी आप व्यक्ति साधक उतार सकता है, लेकिन एक न एक दिन वो हमारे ही नाश का कारण बनती है। अगर शिष्यत्व नहीं है, आप देखेंगे इतने संत लोग हुए हैं, फिर कुछ आपने उनके साथ जीवन में घटनाएं देखी होंगी जो उनका फिर अंत बड़ा बेकार हुआ है। तो अगर उनके अंदर कहीं शिष्यत्व की चूक रह गई तो शक्तियां तो उनपे उतरी हैं, उन शक्तियों का इस तरह से प्रयोग हुआ है कि वो उसी व्यक्ति के लिए घातक हो गई है। तो ये होना जरूरी है एक साधक के लिए। तो पिछली बार जब बेसिक का कोर्स करा रहे थे तो शिष्यत्व की पहली कुंजी थी कृतज्ञता।
धन्यवाद का भाव जो पार्थ आखिर में क्लास के वक्त भी कराते हैं वो होना जरूरी है, वो बताया गया था। आज हम दान पे काम करेंगे, है ना। तो दान भी एक कुंजी है जो शिष्यत्व के गुण को परिभाषित करती है। बच्चों पहले समझ लेंगे 8 कुंजियां कौन कौन सी हैं, उनको जो पेन कॉपी लेकर बैठे हैं वो लिख सकते हैं। तो पहली एक कृतज्ञता बच्चों, दूसरी जो है वो दान है, तीसरी शील है, चौथी शांति है, पांचवी वीतराग है, छठी वीर्य है, सातवीं ध्यान है और आठवीं प्रज्ञा है। और ये कुंजियां बच्चों संतों ने अपने अपने हिसाब से दी हैं। तो ओजीमा ने इनको अपने चक्राज के आधार पे जोड़ा है। तो चक्राज के आधार पे जो दूसरे क्योंकि मूलाधार चक्र की हम साधना कर रहे हैं, तो वहां पर दान को जोड़ा है बच्चों। किसको जोड़ा है बच्चों, बताओ कोई किसको जोड़ा है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? दान। हाँ दान, वेरी गुड, दान को जोड़ा है। तो कोई बच्चा बताए कि मूलाधार चक्र में दान को ही क्यों जोड़ा गया होगा? कोई बच्चा बताएगा? सर ताकि हमारी चीजों से पकड़ छूटे। हाँ उसमें वेरी गुड, अभिनव ने बताया ना। यस सर। हाँ वेरी गुड बच्चों, ध्यान रखना कि जो भी चक्राज को हम एक्टिव करते हैं, मैंने कहा था एक चक्राज की बहुत संभावनाएं हैं। जब एक चक्र आपका एक्टिव होता है, उस चक्र की जितनी भी संभावनाएं वो आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है, फिजिकल नीड्स है। लेकिन आम आदमी और योगी अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, और आम आदमी का भी मूलाधार चक्र एक्टिव हो सकता है। वो योग ध्यान नहीं भी कर रहा है, अगर वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये श्रम का, मेहनत का चक्र है ना। और ये पूरी तरह एकाग्र हो जाने का चक्र है, ये शक्ति का चक्र है। अगर व्यक्ति वैसे भी शक्ति के प्रयोग कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो भी उसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो ही जाएगा। लेकिन आम आदमी का जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, तो हर चक्र के बेटा पॉजिटिव इमोशंस हैं जो जीवन में लाभ लाते हैं, तो निगेटिव इमोशंस भी है जो उसको नुकसान देते हैं। तो ऐसे मूलाधार चक्र के भी निगेटिव इमोशंस हैं। तो कोई बच्चा बताएगा और निगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? सर अटैचमेंट एंड इनसिक्योरिटी। अच्छा ये किसने बताया बेटा? सर मुस्कान। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर मुस्कान। देखो ये इस डायमेंशंस की चीजें आप इस उम्र में बता रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सुंदर भविष्य की संभावनाएं बन रही हैं कि जिस एक उम्र निकल जाने के बाद एक संत और योगी को पता लगता है, और आप इस उम्र में तो बड़ी संभावनाएं हैं। तो बच्चों इसको समझना है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जैसे ही हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होगा तो हमारे अंदर साथ साथ अटैचमेंट, आसक्ति और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी भी आएगी। यानी कि जिन लोगों के पास जैसे जैसे धन आएगा, मकान आएगा, गाड़ी आएगी और सब चीजें जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, मूलाधार चक्र पे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो योग साधक नहीं भी हैं, लेकिन अगर उनका मूलाधार चक्र एक्टिव है, तो उनके अंदर आप देखेंगे अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, यानी चीजों से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। वो अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, और हल्की सी भी चीज उनके जीवन में से जाएगी तो उनको कष्ट होगा, दुख होगा, किसी भी चीज का नुकसान हो जाएगा। जबकि शायद एक गरीब व्यक्ति को इतना दुख ना हो जितना अमीर व्यक्ति को होता है, वो बंधता चला जाता है, यानी कि उसका जीवन और ज्यादा बंधा हुआ होने लगता है। होना चाहिए था कि धन आने से उसके जीवन में बहुत खुशी आनी चाहिए थी, आनंद आना चाहिए था, पर और दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए योगियों ने अलग अलग कुंजियां दी हैं इन चीजों पे काम करने के लिए। तो ओजिमा ने यहाँ इसलिए दान को जोड़ा है। वैसे जो सिस्टम है उसमें दान चौथे 5वें नंबर पर है, पर ओजिमा ने अपने अध्ययन के आधार पे कि अटैचमेंट को और असुरक्षा को काटने के कौन सा हम कुंजी का प्रयोग करें, तो दान। समझ में आया ना? जब हम देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है तो वही अटैचमेंट को काटेगी बच्चों। दूसरा, ये सारे सूत्र शुरू से चलते आए हैं बच्चों, योगियों के, सिद्धों के, और जो भी लोग रहे हमारे ऋषि लोग हुए, उन्होंने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन यहीं पर इसका बड़ा दुरुपयोग भी हुआ है, उसको आप समझ लेंगे। जो भी दान अभी हम लोग समझते हैं,
तो योगियों ने हमेशा कोशिश की है कि मन को कोई भी मौका ना मिले कि वो अपने ऊपर हावी हो जाए। मन जो है, मन समझो जो चालबाजियां है हमारी, जो चापलूसी, वो किसी भी रास्ते से एकदम प्रवेश कर जाती है। तो जैसे दान की प्रवृत्ति हमारे देश में शुरू हुई, लोगों ने दान करना शुरू किया, तो उसके एक तो बड़े नुकसान 2-3 हुए हैं बच्चों। एक तो जो लोग काम नहीं करना चाहते थे जीवन में, निठल्ले लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसे वेश भर लिए साधु संतों के घरों पे जाके। उन्हें पता लगा कि हमें तो यहाँ पे पूरा देश में लोग देने की प्रवृत्ति है, तो उनका नुकसान होना शुरू हुआ। उन्होंने काम करना बंद कर दिया, भीख मांगना शुरू हुआ। तो भीख की प्रवृत्ति बढ़ी है इस देश में। इसका एक तो ये नुकसान हुआ है, जिसका हमने पिछली बार बताया था, उसको कैसे आप विवेकपूर्ण उससे लोगों को निजात दिला सकते हैं। दूसरा हुआ कि जो दो अहंकार है हमारा, मन के माध्यम से वो फिर आगे की तरफ काम करना शुरू कर दिया। उसमें क्या हुआ, दान देते हुए हमारा अहंकार डेवलप हुआ, हम दान दे रहे हैं। दूसरा, छोटा है हम बड़े हैं। फिर वहीं से एक प्रथा चली बच्चों की, मेरा नाम होना चाहिए। फिर नाम होने के चक्कर में लोगों ने प्लेटें लगवानी शुरू कर दी, ये मंदिर मैंने बनवाया है, यहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए मेरा। उससे क्या हुआ, और लोगों को जो दूसरे लोगों से धन लेना चाहते हैं, उन्होंने उनका लोभ बढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम करेंगे, हमारा आपका फोटो आएगा यहाँ पर। तो वो फोटो आने के उसमें उसने फिर धन दिया। तो दोनों तरफ से एक गलत प्रथा शुरू हुई। जो लोग पैसा कमाना चाहते थे, उन्होंने उन लोगों को लोभ में डाला। वो लोग पहले से लोभ का प्रवेश हो गया उनके अंदर दान के माध्यम से। उन्होंने मालाएं पहनना है, कहीं पर अपने आप को प्रपोज करना है, हाथी पर बैठना है, रथ पर बैठना है, इतना पैसा देना है, नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, चीफ गेस्ट में आना चाहिए, तब इतना पैसा मिलेगा। तो ये सब चीजें शुरू हो गई। यानी कि दान की प्रथा का उसी तरह से, क्योंकि मन को तो मौका चाहिए, उसने दूसरा रूप ले लिया। तो ओजिमा का उद्देश्य बच्चों ये है कि दान को सही तरीके से परिभाषित करना। आप दान को समझ जाए, बाकी मन तो आपके माध्यम से भी काम करेगा अगर आप सचेत ना हो। जरा सा चूका व्यक्ति और मन ने काम किया, जरा सा चूका, तो इतनी होश सध जाए, तब जाके मन को आत्मा नियंत्रण कर पाती है। नहीं तो पूरी आत्मा को मन ही नियंत्रण करके चलता है ना बच्चों। तो दान क्या है, जो ओजिमा ने, पहले आप उसकी वो लिख सकते हैं परिभाषा, ओजिमा ने उसकी परिभाषा लिखी है। वो एक परिभाषा इसलिए, जब आपका टेस्ट वगैरह हो तो आप बता भी सके, जब टेस्ट आए आपका एग्जाम हो। तो शिक्षा मार्ग पर दूसरी पूंजी दान, देने में ही आनंद होना। क्या है बच्चों, लिखो, देने में ही आनंद होना। लाभ की आकांक्षा न करते हुए देने की भावना, है ना। अब इसको समझो, एक तो दान का जो अर्थ है, इसको समझ लो बेटा, देने में आनंद। मैं दे पा रहा हूं, जो देने में आंतरिक खुशी होती है। अभी हमें कहा है कि दान दिया जाएगा तो आपको परलोक में उसका फायदा होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो लोभ अंदर प्रवेश कर गया हमको, हम इसलिए दान दे। दान इसलिए नहीं देना, हमें कहीं कुछ नहीं मिलना है। इस भ्रम को पूरी तरह से गिरा दो, कहीं कुछ नहीं मिलना है, ऐसी स्थितियां कहीं नहीं है। आप इधर से निकलेंगे एक शरीर से, दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी फिर लंबी बात हो जाएगी, एक चेंज जरूर आता है। वो चेंज उस चीज का आता है जो आपने जीवन पर जिया है, जिसपे ओजिमा काम कर रहा है कि वृत्तियों को जितना आप छोड़ पाएंगे वही चेंज है। वृत्तियां अगर आपकी ज्यों की तो रहेंगी, तो आप उसी तरह से, कोई यात्रा आपकी नहीं होगी प्रोग्रेस की, आप वहीं के वहीं रहेंगे, नीचे भी जा सकते हैं। तो ये नहीं, ये लोभ नहीं डालना है कि आपको कहीं पर किसी स्वर्ग में, किसी जन्नत में कुछ मिलने जाना है, नहीं। आपको देने की जो भावना, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, जो आपको खुशी होती है, उस खुशी का मिलना ही, वो जो आनंद है, वही उसका परिणाम है, और इससे अलावा कोई परिणाम नहीं है। जब आप आनंदित होते हैं, आपके अंदर कुछ स्राव होते हैं, आपके जो अच्छे हार्मोन्स आपके शरीर में बहते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो आपका एनर्जी बॉडी में कुछ होता है, तो एनर्जी बॉडी शुद्ध होती है और आपका मार्ग अंदर आत्मा की तरफ जाता है। एक तो ये है। दूसरा है, लाभ की आकांक्षा न करते हुए देने की भावना।
समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। एक दूसरा ये है कि आपके देने की भावना होनी चाहिए। तो इसमें जो दूसरा सूत्र खुलता है बच्चों, वो ये खुलता है कि जो मूलाधार चक्र में जैसे जैसे हम लोग धन को कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो अटैचमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस तरह के प्रयोग करें, अगर इसको हम प्रयोग में लेंगे दान को, कि देने की कोशिशें करें, तो वो जो अटैचमेंट हमारा है उसको हम काट पाएंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे दान क्या है, यहाँ पे दान क्या हो गया, अभी क्या हो गया, हम पे धन बहुत है तो हम धन दे रहे हैं, हमारे पास जमीनें बहुत हैं तो हम जमीनें दे रहे हैं। तो दान के जो प्रयोग करने हो जिमा साधकों ने, अपनी वो चीज देनी जो आपकी सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो आपको बहुत प्यारी लगती हो। समझ में आ रहे ना। तो वो जो आपकी जो देने की अंदर से जो आप शक्ति को इकट्ठा करेंगे, तो वो आपका प्रयोग अटैचमेंट को काटेगा। जो आपको अटैचमेंट होगा ना चीजों को, धीरे धीरे आप अभ्यस्त होते जाएंगे, तो वो लाभ आपको होना है दान का। अंततः नहीं तो हमारे जो भी कष्ट हैं, आज मेरा ये नुकसान हो गया, आज कोई चीज मेरी ये ले गया, किसी ने मुझको चीट कर लिया, मेरे उसको गाड़ी को ले गए तो उसको एक्सीडेंट कर दिया, मेरे कपड़े वो ले गया है तो मेरी चोरी हो गई, पैसा मेरा वेस्ट चला गया, तो ये तो दुख है ना। तो जैसे जैसे आपकी देने की भावना बढ़ेगी, आप देने के लिए होंगे अपनी चीजों को, तो यहाँ से आप मुक्त होते चले जाएंगे। फिर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको अंदर कष्ट ही नहीं होगा। जो कष्ट नहीं होगा, जो आपने प्राप्त किया, ये प्राप्ति है सिर्फ। तो अब आप इसको यहीं पर भी स्वर्ग मान सकते हैं, कहीं और पर स्वर्ग नहीं है, क्योंकि आप नॉन अटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये ओजिमा जो संदेश देना चाहता है, जो दान की सही परिभाषा है बच्चों, वो केवल यही परिभाषा है कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोग करो। कि कोई भी चीज है अपने मित्र को, अपने जो भी साथी लोग हैं उनको दो, और कभी कभी ऐसे प्रयोग, कोई चीज किसी को पसंद आ जाए ले जाओ, कोई भी आपके पास आए कुछ भी चीज उसको दे दो अपनी, लेकिन वो चीज देना। जैसे यहाँ ओजिमा साधु को प्रयोग कराया था दान का, कि ये नहीं अगर हमने कहा कि दान देना है आपको, रोज किसी गरीब को या किसी को जरूरतमंद को देना है, आपने पापा से लिया दे दिया ना, वो दान नहीं हुआ। आपने अपनी पॉकेट मनी में से जो दिया, जो आपको पॉकेट मनी थी उसका जो हिस्सा काटा आपने, आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए मिल रहे हैं, आपने जो उसमें हिस्सा काट के दिया वो आपका दान हुआ। ऐसे ही आप किसी को भोजन करा के आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि भोजन नहीं कराना है। लेकिन अगर आपने अपने भोजन में से दिया, आपको 3 रोटी है और आपने कोई डोगी वहां पर आ गया, कोई पशु पक्षी आ गया और आपने उसमें से आधी रोटी दी, और आप उस दिन 2.5 रोटी पर रहे, वो जो अंदर घटा आपके, जो आप अपना हिस्सा दे पाए, वहां से जो आपका ट्रांसफॉर्म होगा, वो असली ट्रांसफॉर्म है जो मूलाधार की यात्रा में आपके काम आएगा। अन्यथा कोई दान, उसको दान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बाकी वो अच्छा कार्य है, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं आप दे रहे हैं, धन होने पर लोगों को धन दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य है, समाज का सेवा हो रही है। लेकिन जो अंदर की ट्रांसफॉर्मिंग है, उनके सूत्र तो बच्चों योगियों के कुछ अलग है। वो तो सीधा आपको अंदर चोट करेंगे, अंदर आपको अपना कुछ निकाल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दान की परिभाषा परिभाषित होती है कि आपको अपने हिस्से का देना, अपने हिस्से का, जहां पर आपको बहुत शक्ति इकट्ठी करनी पड़ रही है उस चीज को देने के लिए, वो जो आप दे पाए, जो शक्ति आपने इकट्ठी करी, वो हमेशा के लिए इकट्ठी हो गई आपको। तो छोटे छोटे प्रयोग इस तरह के, इनसे छोटे छोटे कष्टों से आप बचेंगे। आपकी कोई साइकिल मोटरसाइकिल ले गया, अभी क्या होता है, उससे चोट लग गई, वो गिर गई, हम एकदम से मूड खराब हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपकी देने की प्रवृत्ति ये होना ही था, तो वो भी एक दान का हिस्सा हो गया। कोई चीज आपकी किसी ने, कोई मित्र ले गया, क्योंकि आप पहले से देने के अभ्यस्त हैं, तो आपको जो कष्ट नहीं होगा, आप आराम से सो पा रहे हैं। किसी ने आपको चीट कर लिया, थोड़ा सा धन आपका उसने ले लिया आपको चापलूसी से, तो जो आप आराम से सो पा रहे हैं, जब आपको दान की प्रवृत्ति, आप तो वैसे इतना देते हैं, कोई ले गया तो ले गया, चलो किसी का काम ही हुआ होगा, कहीं आपका पर्स गिर गया। तो जो असली योग साधक है, जो योग साधक हुआ करते थे, एक का किसी का पर्स गिर गया, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, शायद आज सो नहीं पाया है, एक सोच रहा है वहीं पर बैठा हुआ, चलो पर्स किसी के काम आया होगा, हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ गया हो। तो इस तरह की प्रवृत्तियों का जन्म हो जाना,
ये दान को परिभाषित करता है। यहाँ से होने पर अटैचमेंट और असुरक्षा पे काम कर पाएंगे बच्चों। तो इसलिए दान को जोड़ा है और ये दान को अपने जीवन में उतारो। खाली इनको याद नहीं करना है कि दूसरों के लिए हमने अप्लाई कर दिया है ना। इनको आप अपने जीवन में उतारो आज से ही। ओजिमा की मीटिंग का लाभ तभी है सैटरडे को। देखिए ओजिमा साधक सुबह उठ रहे हैं, इन पे केवल सैटरडे संडे का समय होता है, अन्यथा सुबह 5 बजे से लेकर रात तक ये लोग लगे रहते हैं। लेकिन कोई नहीं है, हमेशा सैटरडे संडे भी पूरा बुक हो जाए, कोई चिंता नहीं, अगर उससे परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन नहीं आ रहा है और आप खाली सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, तो उससे बेहतर हो कि ये जो सैटरडे का जो चल रहा है सेशन ये बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर एक भी बच्चा यहाँ पर बैठा है और वो परिवर्तन ला रहा है तो हमारा ये सार्थक हो गया, तो हम धन्य भागी होंगे, हम उसी बच्चे के धन्य भागी होंगे, क्योंकि वो बच्चा जीवन में प्रकाश लाएगा निश्चित रूप से, उससे लोग बहुत प्रेरित होंगे और जीवन में परिवर्तन होगा। तो ये बातें समझो बच्चों, आज से ही छोटे छोटे रोज एक जैसे डायरी लगवाई गई है, तो अगर कोई चीज बता दी गई तो वो आपका हिस्सा बन गया, तो रोज एक दान करो। वो दान आपकी पॉकेट मनी का, मतलब आपके जिससे अटैचमेंट है चीज, उसका होना चाहिए। और धीरे धीरे करो, छोटी छोटी चीजों को करो। अभी तुम घरों में भी इतना सामान भर के रखते हैं, इतने कपड़े हम इकट्ठे करके रखते हैं, वो कपड़े हमारे कभी काम नहीं आते, रोज नहीं खरीदते हैं, सारे पुराने कपड़ों को निकालो पहले, जबकि वो भी दान की बहुत बड़ी श्रेणी में नहीं आते। दान तो वो है जो तुम लाए और किसी ने मांग लिया, आपने उतार के दे दिया। क्योंकि दानवीर कर्ण, यहाँ पे दानवीर केवल हमने कर्ण को बोला है, आप कर्ण के जीवन से ले सकते हैं सब चीजें, कि कोई भी आया उन्होंने पहचान भी लिया, शत्रु भी आए हैं तब भी उन्होंने सब उतार के दे दिया, तो इसलिए उनको दानवीर बोला है। लेकिन फिर भी इतना तो शुरुआत हो, इतने कपड़े और इतने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, आप जाओ इकट्ठे करो, क्या भीड़ रखी, उनको बाहर उनके काम आए किसी के, है ना। तो छोटा छोटा अटैचमेंट खत्म करो। घरों में इतनी चीजें जो वेस्ट पड़ी हैं, कहीं पर भी जहां जरूरत है, कहीं पर जरूरत है, और देने के बाद भी अहंकार का जन्म ना हो, ये समझ लो। देने के बाद भी धन्य भागी, उसने लिया, उसने स्वीकारा, क्योंकि आप देने गए उसने मना कर दिया, तो आपके हृदय पे कैसी चोट लगेगी। यानी हम इस काबिल भी नहीं है, हमें परमात्मा ने मौका भी नहीं दिया है, तब भी धन्यवाद, हे परमात्मा इसने लिया, इसने स्वीकार करा, तब भी वही बड़ा है ना। तो ये आज दान पे है। और क्योंकि 7:30 बजे आज बच्चों की फिर क्लास पूरी स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे आने शुरू हो गए होंगे, और बच्चे सब जगह बैठे हैं सहारनपुर के, तो वो अपने घर से चलेंगे भी। तो हमारे पास केवल 10 मिनट है, मेरे ख्याल से 5 मिनट है। अति आवश्यक प्रश्न किसी का हो इससे संबंधित तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग खत्म करेंगे, इसको समापन करेंगे। एक सवाल उमेश जी है जी जी कि जो सिद्धासन को बताया जी जी कि हम टेस्टिकल के पास लेफ्ट लेग को और महिलाएं राइट को लगाएं और राइट लेग को उसके ऊपर रखें। जी जी जी। तो थोड़ी देर बाद ये देखा जाता है कि जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जी। क्या जब याद आए पुनः उसको दोबारा उसी स्थिति में लाने का प्रयास करें? यानी परिवर्तित वो कष्टकारक होती है, आनंद में होती है? नहीं, ख्याल ही नहीं रहता। और जैसे पाँव लगाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे पैर थोड़े ढीले हुए या थोड़े इधर उधर हुए तो वो स्थिति परिवर्तित हो गई। नहीं बिल्कुल टेस्टिकल ऐसा के पास है। लगाए रखना परमानेंट जरूरी है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पूछा है। तो उसमें क्या है डॉक्टर साहब की शुरू में अभ्यास के दौरान ऐसा होगा, जब हम लोग लगाएंगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा। वहां पर तो एक नाड़ी है, और बल्कि कुछ संतों ने 2 नाड़ी बोली है, कुछ ने कहा एक सिंगल नाड़ी है, लेकिन नाड़ी है वहां पर। उस नाड़ी को प्रेशर देने से मतलब है वहां पर जैसे, और एक पोस्चर बनाने से वो फिर आगे पीछे हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास से वो आएगा। और शुरू में ऐसा भी होता है, जो अभ्यास करते हैं बच्चे, कि पहले लेफ्ट का ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि राइट वहां टिक नहीं पाता है, राइट बार बार नीचे आ जाता है।
तो अभ्यास का तरीका भी बताया कि राइट के नीचे पहले तकिया रख लिया जाए, घुटने के नीचे, वो ताकि रुक जाए, सपोर्ट हो जाती है उसकी तकिए की। अन्यथा पहले लेफ्ट का हो जाए, धीरे धीरे आप ध्यान में जाएंगे तो राइट से नीचे उतर जाएगा। बहुत लंबे समय के बाद वो अपने आप सेट होना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये है कि हमें अभ्यास, जब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार बदल सकते हैं, लेकिन अगर अभ्यास के दौरान हम लोग ध्यान में जा रहे हैं तो ध्यान को महत्व दे दें। वो तो अभ्यास रोज अलग चलता रहना चाहिए, उस वक्त ध्यान में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान में बाधा ना बने। अगर हम प्रवेश कर गए ध्यान में तो पैर हट भी गया, क्योंकि ध्यान एक दूसरी मनोदशा में स्वतः प्रवेश करने की स्थिति है अचानक, वो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। और योग की प्रक्रियाएं हम तैयार कर रहे हैं शरीर को, ताकि ध्यान में हम इजीली प्रवेश कर पाए। तो प्रक्रियाओं का अभ्यास अलग होता है। ये जब हम लोग अब प्रक्रिया करते बार बार पोस्चर बनाया हटाया, पोस्चर बनाया हटाया, तो ये नियम भी है बच्चों, और भी समझ लो सब लोग। जब आप ध्यान के लिए बैठे तो कोशिश तो करें रीढ़ सीधी रहे, पोस्चर सही रहे, लेकिन अगर ध्यान में आप प्रवेश हो रहे हैं, रीढ़ टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप उसी तनाव में ना रुक जाएं, नहीं, रीढ़ को सीधा रखना है, आप प्रवेश कर जाएं, क्योंकि वो सारे पोस्चर्स ध्यान में प्रवेश करने के लिए थे। आप स्वतः कर रहे हैं तो इन पोस्चर की आवश्यकता इतनी नहीं है। पर पोस्चर ये इसलिए है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत जल्दी अगर आपको पोस्चर बनने लगे, आप प्रवेश कर जाएंगे, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, और फिजिकल लाभ भी होगा। ध्यान में आपको जो भौतिक शरीर है उसका शायद इतना लाभ ना मिले, कनेक्शंस तो आपका बन जाए एनर्जी बॉडी का और आत्म शरीर का, दूसरी बॉडी का, लेकिन फिजिकल बॉडी का शायद। और पोस्चर अगर हम साथ लेंगे तो फिजिकल बॉडी को भी लंबे समय तक साथ सकते हैं इस पृथ्वी ग्रह पे रहने के लिए। अन्यथा ये घटना घट जाती है कि क्योंकि संत तो उससे विरक्त हो ही जाता है, फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, और उसमें एक आनंद में तो संत रहता है, लेकिन उसको यहाँ से जाना पड़ता है। जबकि अगर वो रुका रहे तो बहुत लोगों के लिए लाभ का काम हो सकता है। तो इसलिए तो मैं आपका उत्तर दे पाया डॉक्टर साहब, या भी इसमें नहीं कुछ गुंजाइश तो नहीं है? तो दोनों स्थिति है, अभ्यास करते वक्त हम बार बार अभ्यास करें, दिन में बैठे तो दिन में भी ऐसे रखकर बैठ जाएं, टीवी देखते हुए बैठ जाएं, अभ्यास चल रहा है, एक पैर ही रखने, दोनों ना रखें। और फिर जब हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं तो लगा के शुरू किया, वो हट गया तो हट गया, हम ध्यान प्रवेश करें। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, क्योंकि सिद्धासन के अभ्यास में ये प्राय होता है कि दाहिना पैर जब ऊपर रखते हैं तो वो वहां पे तो टिकता नहीं है, वो बार बार नीचे की ओर आ जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या मतलब मैंने महसूस की। हाँ, शुरू में सिद्धासन का अभ्यास एक तो सीधी जमीन पे नहीं किया जाता है। बच्चों सब लोग ध्यान से सुनना, सीधी जमीन पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हिल की, एंकल की ऐसी नहीं है, वो पेन करेगा। तो कोई गद्दा नीचे होना चाहिए, और शुरू में जो पैर ऊपर की तरफ जाता है, चाहे महिला व स्त्री का, एक तकिए का, इसी सपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वो सपोर्ट रहेगी, फिर धीरे वो सपोर्ट कम होती चली जाती है और वो अपनी स्थिति ले लेता है, पोस्चर ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। समापन कर सकते हैं रुख साहब। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उमेश जी। और विद्यार्थी सिर्फ सहारनपुर में नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग विद्यार्थी की ही श्रेणी में है, और एक जीवन में नई दिशाएं खुलती सी नजर आती हैं, दिख रही हैं। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप प्रत्येक शनिवार हम लोगों के साथ होते हैं, और बहुत कुछ सीखने को है, उसके बारे में शायद चर्चा नहीं की जा सकती है, वो जीवन में उतारने की बात है। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, हम भी उसी श्रेणी में हैं, और हम भी यहाँ से सीखते हैं कि जब डॉक्टर साहब इतनी तल्लीनता से सीख सकते हैं इतनी चीजों को जानने के बाद, तो ये शिष्यत्व का गुण कहीं हम में तो कम नहीं हो रहा है, तो हमें भी ध्यान रखना है। तो सब सीख ही रहे, सब यहाँ हैं, सब सीख ही रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, परम शक्ति कर रही है, उसका माध्यम है परम शक्ति। वो जहां जहां फुलफिल करना है वो एक दूसरे के माध्यम से हम सबको फुलफिल कर रही है। अगर हमारी आंखें खुली हुई है तो हम फुलफिल होंगे। जी। और इसके साथ साथ उन सारे बच्चों का, बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं बच्चे,
और निश्चित रूप से एक ये भी एक साधना ही है। हमारे जीवन में तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी व्यस्तताएं हैं, इसलिए हमारे लिए अभ्यास है उठना आसान होता है, लेकिन बच्चों के लिए सुबह में उठना मैं समझ सकता हूँ कि वो जी। एक साधना का ही भाग है। लेकिन सौभाग्यशाली है वो कि उनके पास उमेश जी और पार्थ और जैसे ओजिमा के साधक उनके सानिध्य में है, उनके निर्देशन के लिए है, जो स्कूल सिस्टम में हमें नहीं मिल पाता है। तो बच्चों बहुत भाग्यशाली है आप और हम भी हैं कि हमें अभी ही सही मिल गया। तो आपका भी बहुत आभार। इसके अलावा पूरी ओजिमा टीम का बहुत स्नेह और प्रेम हमें हर शनिवार को मिलता है, वो हम पूरे सप्ताह हमारे भीतर बना रहता है। तो बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चों से मुलाकात होती है और सारे बच्चों को देखने का अवसर मिलता है और ऐसा लगता है कि हम सभी एक ही साथ एक ही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को आभार। ओजिमा सर। ओजिमा बच्चों, ओजिमा बच्चों, ओजिमा सर। ओजिमा।